दोस्तों, एक महिमा नाम की लड़की होती है। महिमा बहुत ही बदतमीज किस्म की लड़की थी। वह अपने पति शिव को झूठे आरोप के केस में फंसा दिया था। वह अपने पति को कई बार अपने यार दोस्तों को बुलाकर मरवाया पिटवाया था। अपने सास ससुर को भी बहुत ज्यादा प्रताड़ित करती थी और उनके ऊपर गलत आरोप लगा के उनके ऊपर केस कर दिया था और यहाँ से वह रफू चक्कर हो गई थी। दोस्तों, जो महिमा होती है वह बहुत से लड़कों के चक्कर में फंसी हुई थी और केवल दोस्तों, उसका यह यही कहानी काम एक था दिन गोरखपुर भर जिले घूमना की है, और जहां पर शिव और महिमा का कोर्ट में केस चल रहा था। आज 5 वर्षों के बाद इन लोगों के केस की सुनवाई होनी थी। जो जज साहिबा थी वह एक महिला थी। जब उनकी सही उम्र 30 से 35 वर्ष की थी, उनके सामने इन लोगों का केस गया था। वह इन लोगों का केस बहुत ही बारीकी से समझती हैं और परखती हैं और अच्छे से पढ़ती भी हैं। महिमा अपने दोस्तों से दिन भर लिपटी रहती थी और महिमा कानून का नाजायज फायदा उठाया था, लेकिन उसका सामना एक महिला जज से हुआ था जो कि बहुत तेज और तर्रार थी और बहुत कड़ी फैसला लेने के लिए वह माहिर थी। जो जज साहिबा थी एक बार शिव की तरफ देखती हैं और मुस्कुराती हैं, मुस्कुराकर बोलती हैं, क्या आप टीचर हैं? शिव कहता है, हाँ बिल्कुल मैं टीचर हूँ। तब वो कहता है कि जज साहब क्या बात है? तब वो जज साहब कहती है, टीचर तो नहीं लग रहे हो। जो अपने आप के ऊपर जो आपकी पत्नी ने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं उससे तो नहीं पता चलता है कि आप टीचर हैं। आप दहेज के लिए अपनी पत्नी को प्रताड़ित करते हैं, खाने पीने को नहीं देते हैं। तमाम तरह के आरोप आपकी पत्नी ने आपके ऊपर लगाए हैं, जो कि एक टीचर बिल्कुल भी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता है। हो सकता है जो शिव है कहता है, जज साहिबा यह सारी बातें झूठ है, मैंने कुछ भी नहीं इसके साथ किया है, बस मुझे ये झूठे केस में फंसाया है। तब जो जज साहिबा होती है महिमा से पूछती है कि जो तुमने शिकायत में कुछ लगाया है क्या वह सच है या उसका वकील बीच में बोल पड़ता है, जज साहिबा यह आदमी एक नंबर का झूठ है। शादी की पहली रात से ही इसने महिमा को परेशान करना शुरू कर दिया था और दहेज के लिए उसे मारता भी था। तब जज साहिबा कहती हैं, वकील साहब आप थोड़ा शांत रहिए और जिससे बोलने का मौका देना चाहिए उसे ही बोलने दीजिए। फिर वे महिमा की तरफ मुड़ती हैं और कहती हैं कि तुम सच सच बताओ कि जो तुमने अपनी शिकायत में लिखी है क्या वह सही है या फिर झूठ है। तब महिमा आत्मविश्वास से कहती है, मैडम जी मैंने जो शिकायत की है वो बिल्कुल सत्य है, झूठ कुछ भी नहीं है, मैं सच। जज साहिबा कहती है, सिर हिलाते हुए कहती है कि ठीक है, तो एक बात बताओ, तुमने अपनी शिकायत में लिखा है कि तुम्हारे पति ने तुम्हें बहुत मारा पीटा है और तुम्हारा हाथ भी टूट गया है था। मुझे बस यह बताओ कि तुम्हारा कौन सा हाथ टूटा था, दाहिना हाथ या बायां हाथ? तब महिमा तुरंत जवाब देती है, मैडम जी मेरा दाहिना हाथ टूटा था। जज साहिबा गंभीर स्वर में बोलती हैं कि महिमा एक बार फिर से सोच लो और ध्यान से बताओ कि कौन सा हाथ तुम्हारा टूटा था। फिर से वही दोहराती है महिमा, जज साहिबा मैं सही कह रही हूँ, मेरा दाहिना हाथ ही टूटा था। तब जज साहिबा कहती हैं कि एक बात बताओ, आपका दाहिना हाथ कौन सा है? तब थोड़ा सा सोचकर कहती है, मैडम जी यह वाला हाथ टूटा था और वह अपने बाएं हाथ को की ओर इशारा करती है। जज साहिबा मुस्कुराते हुए कहती है, वह आपका दाहिना हाथ नहीं बल्कि बायां हाथ है। यह सुनकर महिमा घबरा जाती है और कहती है, हाँ मैडम जी मुझे याद नहीं था, मेरा यही वाला हाथ टूटा था। तब जज साहिबा गंभीर स्वर में कहती हैं, देखिए अगर किसी भी व्यक्ति का हाथ टूटा है तो वह उसे जीवन भर याद रहता है और उसका कौन सा हाथ टूटा था वह बिना एक सेकेंड के सोचे भी बता सकता है कौन सा हाथ टूटा था। लेकिन आपको तो यह भी याद नहीं है कि आपका दायां हाथ टूटा था या फिर बायां हाथ टूटा था। इतना समय जवाब देने में क्यों लग रहा है? फिर जज साहिबा ने जज साहिबा पूछती हैं, हाथ टूटने के बाद आपको अस्पताल इलाज करवाने कौन लेकर गया था? कुछ महिमा चुप रहती है, फिर बताती है, मुझे याद नहीं है, अस्पताल का नाम भी मुझे याद नहीं है। अजीब बात है, जज साहिबा बोलती हैं कि अजीब बात है। तब महिमा कहती है, देखिए अगर आपका हाथ टूटा होता तो आप एक बार नहीं बल्कि कई बार अस्पताल आपको जाना पड़ता। आप तो पढ़ी लिखी हैं, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, आपको अस्पताल का नाम तो याद होना चाहिए। तभी ना कहती हैं, मैडम जी मुझे अस्पताल का नाम याद नहीं है, महिमा जवाब देती है। जज साहिबा कहती हैं, ठीक है, आप घर से अस्पताल किस साधन से गई थी? मैडम जी मुझे ये भी याद नहीं है कि मैं किस अस्पताल में और किस साधन से वहां पहुंची थी। जज साहिबा कहती है, ठीक है, अगर आपको यह भी याद नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब जब जज साहिबा शिव से पूछती हैं, शिव आपने भी अपने शिकायत में दर्ज कराया है कि महिमा के घर वाले ने आपको मार के और प्रताड़ित करते थे। अपने शिकायत में यह भी लिखा है कि आपका महिमा के घर वालों ने मारकर आपके पैर तोड़ दिए थे। आपको याद है कि यह सब कैसे हुआ था?
आप भी सब कुछ भूल चुके हो। तब शिव कहता है, मैडम जी मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं भूल सकता ही नहीं हूँ, सब कुछ मुझे मुझे याद है। समय 9:30 बजे थे और मैं स्कूल के लिए निकला ही था कि बीच रास्ते में उसके पिताजी और उसके भाई ने मुझे रोक लिया। उसके साथ 2 से 3 लोग और थे। पहले मैंने सोचा कि क्या करूं और फिर सभी ने मिलकर मुझे मारना शुरू कर दिया। कुछ लोग डंडे से मेरे पैरों पर वार करने लगे, जिससे मेरा पैर टूट गया और मैं जमीन पर गिर पड़ा और गिरकर जोर जोर से गुहार लगाने लगा। तभी मेरे गांव के कुछ लोग मुझे बचाने के लिए दौड़े, तो यह लोग वहां से भाग गए। उसके बाद मेरी बहन और मेरी माँ और मेरे जीजा तीनों लोग मुझे डॉक्टर शर्मा के पास इलाज कराने के लिए ले गए। मैं महीनों तक बिस्तर पर पड़ा रहा, बच्चों की तरह मेरी माँ देखभाल की। यह सब कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। कहने के बाद जो है जज साहिबा के सामने फुट फुट कर रोने लगता है। तभी महिमा कहती है कि और नाटक करो, जैसा करोगे वैसा पाओगे। भगवान ने तुम्हें उस दिन बचा लिया, लेकिन अब तुम्हें जिंदा नहीं मैं छोड़ूंगी। तुम बस देखते जाओ मैं तुम्हारा क्या हश्र करती हूँ। तभी जो महिमा का वकील था उसे चुप कराने लगता है और कहता है, चुप हो जाओ, जज साहिबा के सामने यह सब क्या बोल रही हो। दोस्तों, जज साहिबा महिमा के वकील से कहती हैं, वकील साहब आप उनको बोलने दीजिए, आप बीच में क्यों टपक रहे हैं। अगर आप लोग बीच में नहीं आते तो मैं यह केस चुटकियों में सुलझा देती। आप लोग की वजह से मुझे इन मामलों को लंबा खींचना पड़ता है। सच और झूठ को पहचानने में ज्यादा वक्त थोड़ी ना लगता है। तब वकील साहब हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और कहते हैं, जज साहिबा ठीक है, आपको जो पूछना है आप पूछ लीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जज साहिबा तब जो है शिव और महिमा से पूछती हैं, एक बात बताओ, तुम दोनों के बीच में लड़ाइयाँ झगड़े की असली वजह क्या थी। तुम लोग आपस में झगड़ा क्यों करते थे। तभी जो है महिमा कहती है, मैडम जी मेरे पति सरकारी मास्टर है, सरकारी नौकरी करते हैं, उनकी सैलरी 60 से 65 हजार के आसपास है, लेकिन वह महीने में एक भी मुझे रुपया नहीं देते हैं और ऊपर से मेरे रिश्तेदार पर शक करते हैं। लेकिन जब उनके रिश्तेदारों घर आते हैं तो उनका सम्मान करते हैं और उनके ऊपर पैसे खर्च करते हैं। ठीक है, मुझे इन सब बातों से कोई एतराज नहीं है, लेकिन शादी के बाद से ही यह हर रोज मुझे मारते थे और मुझे पीटते थे और मुझे ज्यादा परेशान करते थे। मुझे यह सब बर्दाश्त नहीं होता था। वह सोचते हैं कि मैं इनसे शादी कर ली हूँ तो मैं इनकी गुलाम बनकर रहूंगी। तब जज साहिबा शिव से पूछती हैं, शिव तुम बताओ कि तुम दोनों के बीच लड़ाई झगड़े की वजह क्या थी और तुम महिमा के रिश्तेदारों की इज्जत क्यों नहीं करते थे। तब शिव कहता है, मैडम जी आपके रिश्तेदार की बात कर रही हैं। किस रिश्तेदार की बात कर रही हैं। जो हमारे घर पर महिमा के रिश्तेदार आते थे वह सभी लड़के ही होते थे। जब मैं इससे पूछता था कि यह कौन है तो कभी कहती कि यह मेरा भाई है, कभी दोस्त, कभी मामा का लड़का। इतने सारे लोग बिन बुलाए मिलने के लिए आ जाते थे। उनके साथ ये घूमने फिरने के लिए अक्सर चली जाया करती थी। अपने भाई के साथ घूमने जा रही हूँ और रात में घर वापस आऊंगी। जब मैं कुछ पूछता था तो वह मुझे कुछ नहीं बताती थी और उन्हीं लोगों से फोन पर दिन रात लगी रहती थी। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मुझे सब समझ में आता है। मेरी पत्नी उन लोगों के साथ क्या कर रही है। जब मैं कुछ बोलना था तो वह मुझे ही उल्टा समझाने लगती थी और मुझ पर गुस्सा करने लगती थी। वह धमकी देती थी कि वह मेरे घर वालों को गायब करवा देगी और मुझे मरवा देगी। मैडम मैं अपनी पत्नी से बहुत परेशान हो चुका हूँ। पिछले 6 साल से मैं कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहा हूँ। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं अपना घर परिवार संभालूं, अपने माँ बाप की देखभाल करूं, अपनी नौकरी करूं या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाऊं। मेरी पत्नी मेरी सैलरी में से 20 हजार महीने ले लेती है और उन पैसों से मौज मस्ती करती है, घूमती फिरती है और लोगों के साथ इधर उधर जाती है। उसे कोई टेंशन नहीं है। जज साहिबा मैं आपके सामने हाथ जोड़ विनती करता हूँ कि मुझे मेरी पत्नी से छुटकारा दिला दीजिए, मुझे इसके साथ नहीं रहना। अम्मी जो है शिव कहता है, मैडम मुझे इसके साथ नहीं रहना है, मैं बहुत ज्यादा ऊब चुका हूँ। तभी दोस्तों जो है महिमा अचानक बोल पड़ती है और कहती है, मैं इतनी जल्दी तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, मैं तुम्हें चैन से जीने भी नहीं दूंगी। अभी तो तुम मुझे 20 हजार महीने देते थे, अब मैं ऐसा करूंगी कि तुम्हें पूरा पैसा देना पड़ेगा। अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो देखना मैं तुम्हारी क्या हालत करती हूँ। शिव कहता है, जज साहिबा देखिए आपके सामने यह मुझे इस तरह से धमका रही है। अब आप सोच सकती हैं कि अगर यह घर पर अकेले
मेरे साथ रहेगी तो मेरे साथ क्या कर सकती होगी। तब जज साहिबा जो है उसके वकील से कहते हैं, वकील साहब आप तो कह रहे थे कि महिमा बहुत सीधी साधी लड़की है, ज्यादा बोलती नहीं है, लेकिन जब यह कोर्ट में इस तरह से अपने पति को धमकी दे रही है तो जाहिर सी बात है कि घर पर क्या करती होगी। यह बात तो आप भी समझ सकते हैं। वकील साहब एकदम चुप हो जाते हैं और कुछ नहीं बोल पाते हैं। फिर जज साहिबा महिमा से कहती हैं, महिमा तुम क्या चाहती हो, तुम अपने पति के साथ रहना चाहती हो या फिर तलाक लेना चाहती हो। इतना कहने के बाद महिमा थोड़ी देर चुप रहती है और महिमा कुछ देर सोचती है और फिर कहती है, मैडम जी मुझे अपने पति से तलाक चाहिए, लेकिन तलाक से पहले मेरी शादी में जितना भी पैसा खर्च हुआ है वह सारा पैसा मुझे चाहिए और मेरा सारा दहेज का सामान भी चाहिए। इस पे शिव तुरंत प्रतिक्रिया देता हुए कहता है, मैडम जी यह किस सामान की और किस दहेज की बात कर रही है, यह सारा सामान तो अपने घर लेकर चली गई है। दहेज में मिला एक चम्मच भी हमारे घर नहीं छोड़ा है, सब कुछ लेकर चली गई है। तब अब किस सामान की मांग कर रही है, उल्टा मुझ पर दहेज का झूठा केस लगाकर मुझे फंसा रही है और हर महीने मुझसे पैसे वसूल रही है। इसके बाद इसके पिता और भाई ने मेरा पैर तोड़ दिया था और जब यह सब हुआ तो यह मुझे झूठा फंसाने के लिए नाटक कर रही थी कि इसका हाथ मैंने तोड़ दिया है, लेकिन जज साहिबा मैं इसे कभी नहीं मारा और नहीं इसका हाथ तोड़ा, यह सारी बातें झूठ बोल रही है। अब जज साहिबा भी स्थिति को समझने में उलझन में पड़ जाती हैं। वह चाहती है कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटारा हो जाए ताकि दोनों का केस खत्म हो सके और मामला आगे न बढ़े। इसीलिए जो है शिव, या तो तुम अपनी पत्नी को अपने साथ रख लो या फिर उसका सम्मान पूर्वक ध्यान रखो या फिर उसे 10 लाख रुपए दे दो और इस केस को यहीं पे खत्म कर दो। तुम्हारी पत्नी जो है नौकरी नहीं करती थी, आगे की जिंदगी कैसे पैसों की जरूरत उसे पड़ेगी आगे की जिंदगी चलाने के लिए, या फिर 10 लाख रुपए देकर मामले को समाप्त कर दो ना। यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है महिमा, कहती है मैडम 10 लाख में मेरा क्या होगा, मुझे 30 लाख चाहिए। तब शिव जवाब देता है, मैडम इतना पैसा कहाँ से दूंगा, मैं हाल ही में नया घर बनवाया हूँ और पहले से ही कर्ज में हूँ, 10 लाख तो छोड़िए मैं 1 लाख भी नहीं दे सकता। जज साहिबा गंभीरता से कहती हैं, ठीक है अगर तुम पैसा नहीं दे सकते तो अपनी पत्नी को अपने साथ घर ले जाओ और उसके साथ अच्छे से रहो, उसके साथ कोई विवाद मत करना। इसके बाद शिव थोड़ी उलझन में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि वह क्या करे। शिव कहता है, जज साहिबा मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मुझे अपनी पत्नी से तलाक चाहिए, वह मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर चुकी है। अब दोस्तों जो शिव के पास कोई रास्ता नहीं बचा था और तभी जज साहिबा कैसे कहता है, मैडम जी मुझे 20 से दिनों का समय चाहिए क्योंकि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मुझे पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। तब जज साहिबा कहती है, ठीक है मैं तुम्हें 25 दिन की मोहलत देती हूँ, इन 25 दिनों में पैसे का इंतजाम कर लो, इसके बाद तुम लोग फिर से कोर्ट में आना, तारीख लगेगी और फिर सुनवाई होगी। शाम हो चुकी थी, कोर्ट की कार्रवाई भी खत्म हो चुकी थी और सभी लोग अपने अपने परिवार और वकील के साथ कोर्ट से बाहर निकलने लगे। जब शिव और महिमा कोर्ट से बाहर निकले तो महिमा सामने खड़ी होकर उसे धमकाने लगती है और उसे उल्टा सीधा बोलने लगती है। इस समय जज साहिबा भी अपनी गाड़ी में बैठकर अपने क्वार्टर की तरफ जा रही थी, तभी उनकी नजर शिव और महिमा पर पड़ी। उन्होंने देखा कि जो है शिव कोर्ट से बाहर सीढ़ियों पर बैठा हुआ था और उसकी पत्नी सास ससुर उस पर चिल्ला रहे हैं और गुस्सा कर रहे हैं। जज साहिबा अपने ड्राइवर से कहती है, ड्राइवर गाड़ी को उसके पास लेकर चलना, मुझे उससे बात करनी है। ड्राइवर गाड़ी को जो है चलाता है और शिव के पास रोक देता है। जज साहिबा अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करती हैं और महिमा की सारी बातें चुपचाप सुनने लगती है। महिमा शिव से कह रही थी, तुम जज साहिबा के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे थे ना, अभी तो मैं तुमसे 30 लाख की मांग की है, लेकिन अगली बार जब कोर्ट में जाऊंगी तो मैं तुमसे 50 लाख मांगूंगी और तुम नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा घर जो है गिरवी में रखवा दूंगी, बिचवा दूंगी, तुमसे पैसा लूंगी। जज साहिबा ने महिमा की बातें सुन ली और गुस्से में कहती है, अभी तुम लोग यहीं पर क्या कर रहे हो। जैसे ही महिमा ने देखा कि जज साहिबा गाड़ी में बैठी है, वह एकदम चुप हो गई और अपने माता पिता और भाई के साथ वहां से घर चली गई। अब जज साहिबा वही खड़ी थी और शिव सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। जब जज साहिबा ने शिव से पूछा, शिव क्या हुआ, यहाँ क्या बातें हो रही थी, तब सर झुकाते हुए कहा, मैडम जी मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। शिव कहता है, मैं उससे बहुत कुछ समझा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं उस पर क्या हो जा रहा है, उसका सिर पर जैसे कोई भूत सवार हो जा रहा है। हमारा लड़ाई झगड़े के मूड में मैं नहीं रहता हूँ और कभी मेरी बात नहीं मानती है। अभी वह मुझसे
कह रही थी कि अगली बार कोर्ट में लगेगी तारीख तो मैं 50 लाख रुपए की मांग करूंगी। जज साहिबा यह सब सुनकर शिव से कहती है, देखो अमित, देखो शिव, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। हमारे समाज में इस तरह के केस अक्सर आते रहते हैं। कभी कोई पति अपनी पत्नी से परेशान होकर तलाक देता है, या तो कभी कोई पत्नी और पति से परेशान होकर तलाक देती है। लेकिन तुम्हारे केस को मैंने देखा है, पढ़ा है, और यही कहना चाहूंगी कि जितनी जल्दी हो सके पैसे का इंतजाम करके अपनी पत्नी महिमा से छुटकारा ले लो। अगर तुम उसके साथ रहने का फैसला करते हो तो तुम्हारी जवाबदेही होगी, और तुम अपने मेरी बात मान जा। तब वह उसकी बात मानता है और कहता है कि जैसा आप कहेंगी वैसा ही मैं करूंगा। कुछ दिनों बाद शिव अपनी मां को इलाज के लिए अस्पताल लेकर जाता है। उस दिन संडे का दिन था। जज साहिबा भी अस्पताल में अपना चेकअप करवाने आई थी, क्योंकि उन्हें बीपी और शुगर की समस्या थी। जब शिव अस्पताल में जज साहिबा को देखता है तो वह दौड़ते हुए उनके पास चला जाता है। जब जज साहिबा भी उसे पहचान लेती है और पूछती है, शिव तुम यहाँ क्या कर रहे हो, किसे और शिव जवाब देता है, मैडम जी मेरी माँ की तबीयत थोड़ी हमेशा खराब रहती है, इसीलिए मैं अक्सर उन्हें अस्पताल लाता रहता हूँ, तो उन्हें यहाँ भर्ती करवाया हूँ। मैडम जी मुझे थोड़ा भी वक्त दे दीजिए, मिल सकता है क्या? मेरे पास पैसे के बंदोबस्त नहीं हो सके, इंतजाम समय लग रहा है। तब जज साहिबा गंभीरता से कहती है, शिव देखो हम लोग यहाँ अस्पताल में हैं तो ऐसी बातें यहाँ नहीं कर सकते हैं। जो शिव होता है कहता है, मैडम जी आप क्या चाहती हैं? क्या मुझे अपनी पत्नी के साथ रहना चाहिए या उसे तलाक दे देना चाहिए? जज साहिबा ने गंभीरता से उत्तर दिया, देखो शिव, यह तुम दोनों के बीच का मामला है और मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। जो तुम्हें सही लगता है वो करो। इसके बाद जज साहिबा अस्पताल के अंदर चली जाती हैं और शिव वहीं नीचे बैठकर अपने सिर पर हाथ रखकर चुपचाप बैठ जाता है। समय बीतता है और 15 से 20 दिन के बाद कोर्ट में पेशी का समय आ जाता है। दोनों फिर से कोर्ट में पहुंचते हैं। इस बार मामला जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि अमित जो शिव होता है जज साहिबा के सामने 10 लाख रुपए का चेक काटकर जो है महिमा के हाथों में थमा देता है। इसी आधार पर कोर्ट में उनका तलाक हो जाता है। लेकिन दोस्तों तलाक के 10 दिन के बाद शिव को खबर मिलती है कि जिस 10 लाख रुपए की रकम उसने महिमा को दी थी, उस पैसों से महिमा ने दूसरी शादी कर ली है और अपने नए ससुराल चली गई है। यह सुनकर शिव का दिल टूट जाता है, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। अब वह अपने माता पिता की सेवा करता है और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करता है। दोस्तों अक्सर हमारे समाज में ऐसे ही हालात देखने को मिलता है, जहां पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातें बड़े विवाद का कारण बन जाती हैं। कई बार महिलाएं अपने पतियों की बात नहीं मानती हैं और अपने ही मर्जी करती रहती हैं, और कभी कभी पुरुष भी अपनी पत्नियों के बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। आजकल के समाज में जो भी तलाक हो रहे हैं, किसी न किसी गलतफहमी या संघर्ष के कारण होते हैं। पति पत्नी की समझदारी से और धैर्य से काम लेना चाहिए। अगर दोनों में लड़ाई झगड़े होते हैं तो किसी एक को शांत रहकर समझाना चाहिए, नहीं तो दोनों के जीवन में एक बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है, जो अंततः सब कुछ बर्बाद कर सकता है। दोस्तों इस कहानी के जरिए हम सब ने देखा कि रिश्तों में आपसी समझ और धैर्य कितना जरूरी होता है। अक्सर हमारी जिंदगी में चुनौतियां आती हैं और रिश्तों में भी ऐसे ही होता है। कभी हमें लगने लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है और हमें हमारे साथ ना इंसाफ नहीं किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों अगर हम इस कहानी से एक सीख ले ले तो कि वह यह है कि रिश्तों में सच्चाई, भरोसा और एक दूसरे को समझने का गुण जो है होना चाहिए। हर एक रिश्तों में गलतफहमियां, झगड़ा और मुश्किलें आती रहती हैं। यह जरूरी है कि हम उन मुश्किलों का सामना समझदारी और धैर्य से करें। हर बात को एक बड़े विवाद में बदलने का कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ साथ जीने का नहीं होता है, बल्कि एक दूसरे का साथ देने और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनने का होता है। हमें समझना चाहिए कि किसी भी रिश्ते में अहमियत एक दूसरे को समझाने और सम्मान देने से मिलती है। जब भी कोई स्थिति कठिन लगे तो झगड़ा करने से बेहतर है कि हम एक दूसरे से खुलकर बातें करें और समस्याओं का हल खोजें। आज के समय में रिश्तों में धैर्य, समझने और सच्चाई की कमी हो रही है। हम तुरंत ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, बिना यह सोचे कि इसका नतीजा क्या होगा। पर हमें यह समझना होगा कि हर समय समस्या का समाधान धैर्य है और समझदारी से ही निकलता है। इसीलिए दोस्तों चाहे वह पति पत्नी का रिश्ता हो, दोस्ती का हो, या फिर रिश्ता किसी और का हो, या फिर हर जगह हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी समस्या का हल धैर्य पूर्वक और बातचीत से निकाला जाए। रिश्तों को बचाने के लिए झुकना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि रिश्तों को सहेजने की कला
होनी चाहिए। और अंत में याद रखें कि खुशहाल जीवन जीने में सफलता पाने के लिए बाहरी दुनिया में ही नहीं बल्कि अपने अंदर भी सुकून और प्यार बनाए रखना जरूरी है। तो दोस्तों, हमेशा अपनी जिंदगी में धैर्य और समझदारी से काम ले। कठिनाई आएंगी और सच्चे रिश्ते उन्हीं का सामना कर मजबूत बनते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ते रहे, प्यार और सम्मान से भरे रिश्ते बनाते रहें। दोस्तों, कहानी को आप तक पहुंचाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी को भावनाओं का आहत करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। मेरा उद्देश्य आपको जागरूक और सचेत और सतर्क करना है ताकि आप ऐसे किसी भी हालात में खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सके। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको इससे अच्छा महत्वपूर्ण सबक मिले होंगे और यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। और कृपा करके हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा और शेयर करिएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, इसीलिए कृपया निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, अगर हमारे समाज में पति पत्नी के बीच छोटी मोटी बातें बड़े विवाद का कारण बन जाती हैं, ऐसे में दोनों को समझदारी और धैर्य से काम लेना चाहिए। एक छोटा झगड़ा कभी कभी पूरे जीवन को बर्बाद कर सकता है। जहां भी रहिए, सतर्क रहिए, खुश रहिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।